Hello friends, welcome to Study Mode On to Tension Gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. So हम इसके थर्ड चैप्टर पे थे, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. आपने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे टाइम के साथ साथ पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे कैसे चेंज हुआ और दूसरा मल्टीनेशनल डायनामिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो पब्लिक सेक्टर तो आपको पता है जो बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो आज हम ना इसका टाइम टू टाइम कैसे कैसे इस सेक्टर का एवोल्यूशन हुआ वो हम देखेंगे. जैसे अगर मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो तब क्या हुआ था ना, वो टाइम पे ऐसी सेक्टर्स का, ऐसे एरियाज़ पे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हैवी हो और लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स हो. क्योंकि इसमें क्या था, देखो प्राइवेट सेक्टर मेनली क्या सोचता है कि उनको प्रॉफिट चाहिए और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे रिस्क अनसर्टेन हो वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. तो कुछ ऐसे एरिया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए था, ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन थी. मतलब प्रॉफिट आने के पहले ऐसा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है जब तक आपका प्रोजेक्ट बन रहा है. उसके अलावा दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी थे कि पता नहीं रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत अनसर्टेनिटी थी. तो इसलिए इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली. फिर क्या हुआ ना, 1991 आते आते LPG करके एक पॉलिसी आई. LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो तब क्या हुआ ना, अब जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली थी, लेकिन क्या हुआ था ना, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे बहुत सारी थी जो लॉसेस कर रही थी कंटिन्यूसली. तो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं बट गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं. तो ये पॉलिसी लाए कि अब जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे की तरह कंपटीशन करेंगे. कंपटीशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब कोई राइवलरी जैसा नहीं, कंपटीशन इन द सेंस कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी एफिशिएंटली परफॉर्म करना होगा, एक्टिवली compete करना पड़ेगा हेल्दी कंपटीशन में. उनको भी टारगेट्स मिलेंगे, उनके लिए भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है. और अगर कंटिन्यूसली वो लॉसेस कर रहे हैं तो उनको रिव्यू किया जाएगा कि क्या वो रिवाइव हो सकते हैं, रीस्ट्रक्चर हो सकते हैं, अदरवाइज लॉस मेकिंग यूनिट्स को क्लोज डाउन कर देंगे. देन आता है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रूल्स. इसमें क्या था ना, कुछ बैकवर्ड रीजन्स में प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए जिससे वहाँ पे डिस्पैरिटीज़, इनकम डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस हो जाएं और न्यू जॉब्स क्रिएट हो. देखो कुछ एरिया से जो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं थे तो वहाँ पे क्या किया ना, वहाँ पे उन्होंने मतलब नए नए प्लांट्स लगाए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहाँ के लोगों की भी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे. देन उन्होंने कहा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में क्या है ना, अभी तक ऐसा था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही मोबिलाइज कर सकते थे रिसोर्सेज को मैसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए, बट धीरे धीरे इसका बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर को भी मिलने लगा. देन मार्केट. अब प्राइवेट सेक्टर पे क्या होता था ना, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों के पास, कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही पावर है, तो देयर आर चांसेस कि वो मोनोपोलीज क्रिएट कर ले, अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करे, लोगों के वेलफेयर के बारे में ना सोचे और अनफेयर प्राइस हो किसी भी प्रोडक्ट का. तो इन सब के ऊपर मार्केट चेक भी आने लगा, जिससे क्या है ना, इस तरह की मोनोपोलीज को रिड्यूस किया जा सके और प्रॉपरली वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और बेनिफिट्स को भी. देन पोस्ट 1991 कुछ एरियाज़ को फोकस किया गया स्पेसिफिक पॉलिसीज़ से. जैसे मैं फर्स्ट बोलूँ तो डिसइन्वेस्टमेंट. अब डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ ना, ये मैं आपको उस LPG के आगे ही बता रही हूँ. इसमें क्या है ना, डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने अपनी इक्विटी को सेल डाउन करना स्टार्ट किया, अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ किया. मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट का इक्विटी रिड्यूस हुआ और प्राइवेट का बढ़ गया. देन जो सिक यूनिट्स थे, सिक यूनिट्स यानी जो कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग थे, नॉन वायबल थे, उनको, तो जैसे नॉन वायबल PSU थे ना, उनको BIFR के पास भेजा गया. BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. वो रिव्यू करते थे कि या तो इनको रिवाइव किया जाएगा, इनकेस रिवाइवल पॉसिबल नहीं है तो उनको कैसे क्लोज डाउन करना है वो. देन लेबर प्रोटेक्शन, नेशनल रिन्यूअल फंड और VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जैसी पॉलिसीज़ लाए जिससे जो है एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में भी काम हो सके. देन ऑटोनॉमी, MOU साइन किए गए जिससे प्रॉपरली मतलब मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सके. अब अगर मैं आपको अब उसमें नंबर्स में बोलूँ तो 1956 की पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर के पास 17 सेक्टर्स थे जो मतलब उन्हीं के लिए रिजर्व थे.
1991 में 8 हुए और करंटली सिर्फ 3 है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। इन तीनों का नेम आप याद रख लेना। देन हम बात करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस की। ग्लोबल एंटरप्राइजेस यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करते हैं। अब इसमें क्या है ना, मल्टीनेशनल, ये मोर देन वन कंट्री या तो ब्रांचेस या फिर सब्सिडरी के थ्रू काम करते हैं। इनकी पॉलिसी सेंट्रलाइज होती है लेकिन ऑपरेशंस डिसेंट्रलाइज। मतलब क्या होता है ना, जैसे इनका हेड ऑफिस तो इनकी होम कंट्री में रहता है, मेन पॉलिसी डिसीजंस वहाँ पे फॉर्म होते हैं, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, इनके डेली डिसीजंस वहाँ से लिए जाते हैं, जो ऑपरेशनल डिसीजन है डे टू डे मैटर्स के। ब्रॉड पॉलिसी वहाँ पे फॉर्म होगी कि व्हाट शुड बी देयर, मतलब मेन आइडिया क्या है, मेन पॉलिसी क्या है, मेन टारगेट सब सेटअप वहाँ पे होंगे एंड डेली ऑपरेशनल चीज़ें वहाँ पे। देन आता है डाइवर्स प्रोडक्ट्स। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जब एक से ज़्यादा कंट्री में आप समझ सकते हो उसका स्केल ऑफ बिजनेस बड़ा होगा, रिसोर्सेज भी ह्यूज होंगे, कैपिटल एसेट्स, फंडिंग, एवरीथिंग। देन आता है ये जो एमएनसीज होती है ना, इनकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज होती है, जैसे फाइनेंशियल पावर। इनके पास एक्सेस होता है इंटरनेशनल बैंक्स का और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का। अगर इन्हें फंड रेस करना है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे रेस करते हैं। देन प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए भी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि ये टाइम टू टाइम करंट मार्केट टेक्नोलॉजीज़ को मीटअप कर पाएँ और उसके एडवांटेजेस ले पाएँ। देन एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद मैं बोलूँ तो अब अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस ये कैसे कंप्लीट करते हैं, तो इसमें आता है ये ना एग्रेसिवली मार्केटिंग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा ये एडवर्टाइजिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, तभी ग्लोबल लेवल पे इनका नाम होगा और मार्केट शेयर को ही क्विकली। देखो किसी भी नई कंट्री में अगर आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हो तो वहाँ के लोगों को अवेयर करना होगा आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो इसलिए मार्केटिंग पे इन लोगों को बहुत खर्चा करना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनके कंट्रोल सेंट्रलाइज होते हैं, होम कंट्री में इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिससे ये इनकी मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। उसके बाद बस ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कोई सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। थैंक यू।